हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसेट क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं अपनी 30 डेज 90 करंट अफेयर्स की सीरीज को। इस सीरीज में हम लोग डेली 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ-साथ हम लोग इसके थेरेटिक पार्ट को भी पढ़ते हैं और साथ में हम ये भी देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। प्री के साथ-साथ हम लोग उसमें मेंस के टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं कि मेंस में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके सारे वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। जिससे आप महीने के एंड में 30 दिन के अंदर 90 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक के मास्टर हो सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लो। एसेट क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिलेगा। ये आइकन मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके से आइकन आपको देखने को मिलेगा। इससे कि सारी पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल होंगी और जो भी आगे की अपडेट्स होंगी या जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो मैं इसी चैनल पे करने वाला हूँ। तो आप जाके चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो आप सबसे पहले समझते हैं कि हमको पहला जो टॉपिक है वो कौन सा करना है। तो पहला जो टॉपिक हमको कवर करना है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि एफएटीएफ अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ। अब ये चर्चा में क्यों है, तो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो बात ये है कि भारत ने अभी हाल ही में एफएटीएफ को एक डॉसियर सौंपा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से जो है ग्रे लिस्ट में डालने की माँग की गई है। क्योंकि देखो बात ये है कि अभी हम सबको पता है कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है। फिर उधर से ड्रोन अटैक होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, है ना? तो इस तरीके का पूरा एक सिनेरियो रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूँ। तो उसके बाद जो है भारत जो है स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेसी के रूप में भी जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेरना चाह रहा है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एफएटीएफ को एक दोहर दिया, जिसमें उसने इस तरीके की माँग रखी है। अब अगर मैं यूपीएससी के रेलेवेंसी की बात करता हूँ आपसे, तो आपको इसमें जीएस पेपर 2 से आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पॉलिटी या गवर्नेंस के आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है जीएस पेपर 3 जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी आता है और इकोनॉमी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप उसमें भी इस तरीके के सवाल देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से आपसे सवाल बनने के चांसेस होते हैं। अब समझते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? इस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो एफएटीएफ जो है बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और स्थापना हुई थी पेरिस में। ठीक है? G7 देशों की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम जो है एक एफएटीएफ नाम का संगठन बनाएँगे। आपको होमवर्क ये है कि आपको जाके G7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है और कमेंट एंड आंसर देना है कि G7 कंट्रीज़ में कौन-कौन सी कंट्री आती हैं, ठीक है? तो आपका यहाँ पे होमवर्क हो गया। इसके बाद अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो इसमें 39 सदस्य देश हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। भारत की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे बन सकते हैं कि भारत जो है इसका सदस्य देश कब बना था? तो भारत जो है 2010 में जो है एफएटीएफ का पूर्ण रूप से सदस्य बन गया था। पिछले वर्षों के अगर आप यूपीएससी के पेपर देखेंगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट बन चुके हैं कि आपसे भारत के बारे में पूछ सकता है कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है? तो आपको यहाँ पे एक ये भी चीज़ मिल जाएगी कि भारत इसका सदस्य है। और कुछ तरीके से स्टेटमेंट ऐसे ही बन सकते हैं कि भारत कब शामिल हुआ इसमें? तो 2010 में इसमें शामिल होता है, ठीक है? तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो एफएटीएफ है वो किस तरीके से काम करता है और उसका क्या उद्देश्य है। तो एफएटीएफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए 40 अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी कि रिकमेंडेशन जो है जारी करता है। इसके बाद दूसरा जो है वो ये सदस्य देशों की कानूनी, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल व्यवस्था की समीक्षा करता है। इसे पीयर रिव्यू या फिर म्यूचुअल इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ तो एफएटीएफ जो है इमर्जिंग थ्रेट्स और फाइनेंशियल क्राइम्स की एक नई ट्रेंड्स या टाइपोलॉजीज को पहचानने के लिए रिसर्च और अवेयरनेस बढ़ाता है। और फिर उसके बाद जो है ये दुनिया भर में एकजुट होकर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग और टेररिज्म के लिए देशों के प्रयासों को अलाइन करता है। यानी कि बेसिकली जो टेररिज्म से जो पूरी दुनिया त्रस्त है और जो देश जो है इस सब गतिविधि में संलिप्त हैं, उन पर जो है वो एक रेगुलेटरी वॉच रखता है और उनको जो है तनपुर बनने की ये कार्य करता है। इसके बाद जो है इसकी कैटेगरी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी थी कि भारत ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालने की बात कर रहा है, तो उसमें कौन-सी कैटेगरी है, यानी कि लिस्ट क्या होती है एफएटीएफ की। तो बेसिकली एफएटीएफ जो है वो 2 तरीके की लिस्ट जारी करता है। एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वे देश आते हैं जिनकी व्यवस्था में कुछ कमियाँ हैं, लेकिन वो सुधार अपने आप को कर सकते हैं, यानी कि सुधर सकते हैं। ऐसे देशों पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है। एफडीआई इसमें कम हो जाता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रोक दिया जाता है।
क्योंकि जब सबको पता है कि इस देश का माहौल पूरा खराब है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, है ना? अपना पैसा ही बर्बाद करना है इसमें। तो इस तरीके से एफडीआई का फ्लो जो है वो उस कंट्रीज़ में बंद हो जाता है और इनकी छवि पर जो है बहुत ही गहरा असर पड़ता है। थोड़ा-सा इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान 2018 से लेके 2022 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल था और अभी जो है करंटली 24 देश जो है वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें वह देश आते हैं जो लगातार जो है नॉन कंप्लायंस दिखाते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, म्यांमार हो गया। तो इन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं और इन्हें वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया जाता है। तो इन्हें पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये बाहरी दुनिया से बेसिकली एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने एफएटीएफ के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब समझी। अब आप यहाँ पे एक मीम्स का क्वेश्चन देख सकते हो और मेंस का क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है? आप लोगों ने जो पढ़ा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। प्रीलिम्स के लिए आप लोग सवाल का आंसर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन-सा होगा। और मेंस की अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह के सवाल मैंने आपको दे दिया है। आप अपने आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने इस टॉपिक से कितना समझा और अगर ऐसे सवाल कुछ आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसको टैकल करने के सक्षम हैं अभी कि नहीं हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, यानी कि इसको शॉर्ट में मैं बताऊँ तो इसको कहते हैं कि GIAHS। ठीक है? अब ये क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हाल ही में ब्राज़ील, चाइना, मेक्सिको और स्पेन के नए साइट्स को एफएओ ने GIAHS के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया है। ये GIAHS है क्या, हम इसको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रेलेवेंसी की बात कर लूँ यूपीएससी के, तो आपको जीएस पेपर 2 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है, जिसमें रोल ऑफ एफएओ और ग्लोबल हेरिटेज इनिशिएटिव जो चल रही हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी का पोर्शन है, एग्रीकल्चर का पोर्शन है, उसमें भी आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो आप समझते हैं कि GIAHS है क्या? तो बेसिकली जो है ये एफएओ द्वारा एक बनाई गई इनिशिएटिव है, जिसको 2002 में जो है लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन एम है, वो है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम को पहचानता है ये, सुरक्षित करता है और प्रमोट करता है, जो बायोडायवर्सिटी में रिच होते हैं, इकोसिस्टम को रेजिलिएंट बनाते हैं और कल्चरल हेरिटेज को वैल्यू देते हैं। ठीक है? आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो 28 देशों के 95 सिस्टम्स को जो है इसका स्टेटस मिल चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो GIHS जो है वो कंजर्वेशन यानी कि यूनिक एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज को सुरक्षित रखता है। उसके बाद जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, यानी कि कंजर्वेशन के साथ-साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से एडेप्टेशन भी करता है, कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं उसको भी अडेप्ट करने में ये सक्षम है। तीसरे बात करूँ तो ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि उनकी लाइवलीहुड को बदलना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और नए मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है देखा मैं। इसके बाद जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात हो रही है, ताकि फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट में जो है इन हेरिटेज सिस्टम की इम्पोर्टेंस को सबको पता चल सके कि किस तरीके से ये सिस्टम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इससे इनको और कंजल्व करने में आसानी होगी। ठीक है? की फीचर्स की अगर हम बात कर रहे हैं इसके बाद, तो बेसिकली क्या है कि ये लिविंग हेरिटेज होते हैं, यानी कि ये सिस्टम जो है लोकल कम्युनिटीज़ जैसे फार्मर्स, हर्डर्स हो गए, फिशर folk हो गए, फॉरेस्ट पीपल हो गए, इनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ एग्रो बायोडायवर्सिटी काफ़ी हाई होती है, यानी कि अलग-अलग यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना? पॉलीकल्चर यहाँ पे होता है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है ना? और एग्रो फॉरेस्ट्री का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल होता है, यानी कि लो एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं इसमें और लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है फार्मिंग की जाती है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये साइट जो है अपने कल्चरल वैल्यू, यूनिक लैंडस्केप, फूड कल्चर्स और सोशल ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने GIAHS है क्या इसके बारे में पूरा समझा। यहाँ पे आपको मैंने प्रीलिम्स का भी एक सवाल दिया हुआ है और एक मेंस का भी सवाल किया हुआ है। प्रीलिम्स के सवाल को आप अटेम्प्ट करो और कमेंट में ये ज़रूर आंसर बताना कि कौन-सा आंसर इसका सही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, तो वो है न्यूरोट्रोपिक पेप्टिडोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है? अब ये क्या है इसको भी समझते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो बेसिकली क्या है कि न्यूरो डिजनरेटिव जो डिज़ीज़ होती हैं, उनके सुधार में जो है कुछ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिए हैं, इसलिए जो है ये चर्चा में है। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरो डिजनरेटिव डिज़ीज़ होती है वो क्या होती हैं? तो बेसिकली ये डिज़ीज़ जो है ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है वो धीरे-धीरे खराब होने लगता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको वही खराब कर देती है। इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको अल्ज़ाइमर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें भूलने लगता है व्यक्ति।
उसके बाद जो है पार्किंसन डिजीज़ आती है, ठीक है? फिर हंटिंगटन्स की जो है डिजीज़ आती है, उसके बाद जो है वो एएलएस जो डिजीज़ होती है, वो इसमें शामिल होती हैं। इन बीमारियों का ना अभी तो कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है और ट्रीटमेंट जो है सिर्फ़ सिम्पटम्स को मैनेज कर सकते हैं, पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं उसको थोड़ा बहुत कम किया जाता है, पूरी तरीके से इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी मानी जा रही है। क्या करते हैं जो न्यूरोट्रोपिन, पेप्टिडोमाइमेटिक जो ड्रग्स हैं, वो क्या होते हैं? तो बेसिकली ये एक प्रकार से प्राकृतिक प्रोटीन या पेप्टाइड होते हैं, जो न्यूरॉन की ग्रोथ करते हैं, ठीक है? सर्वाइवल और फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें जो है एनजीएफ यानी कि नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है और बीडीएनएफ यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स में शामिल होता है। यानी कि ये आपकी जो नर्वस सिस्टम की जो ग्रोथ है, उसको बढ़ाने में आसानी पैदा करते हैं। ये जो है बेसिकली इंजीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नेचुरल पेप्टाइड्स प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। ये बेसिकली सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो न्यूरोट्रोपिन्स को इमिटेट करते हैं, उनके रिसेप्टर्स को ब्लाइंड करते हैं और नर्वस सिस्टम ग्रोथ, सर्वाइवल और रिपेयर को प्रमोट करते हैं ये, ठीक है? जो भी आपकी डैमेज हो चुकी होती है नर्वस सिस्टम, उसको रिपेयर करने का भी ये काम करता है, जिससे कि किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो एडवांटेज क्या है? तो ये नेचुरल न्यूरोट्रोपिन्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि नेचुरल न्यूरोट्रोपिन जो है बॉडी में जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है? ये डिग्रेड नहीं होता है। उसके बाद जो है इन्हें स्पेसिफिक न्यूरोट्रोपिन रिसेप्टर्स के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि देखो हर बीमारी का अलग-अलग एक न्यूरोट्रोपिन होगा, तो इसलिए जो है अलग-अलग तरीके की बीमारियों के लिए इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात है इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है ये सिम्पटम्स मैनेज नहीं करता, बल्कि डिज़ीज़ प्रोग्रेशन को स्लो या फिर हॉल्ट भी कर सकता है, ठीक है? क्योंकि पहले क्या था कि सिम्पटम को मैनेज कर सकते थे हम, लेकिन इस ड्रग के माध्यम से ये भी माना जा रहा है कि जो आपके सिम्पटम्स आ रहे हैं और या फिर उनको हॉल्ट यानी कि रोका भी जा सकता है, तो इसलिए जो है ये ड्रग इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसके बारे में पूरा जाना, आपसे हो सकता है साइंस टेक में इस तरीके के सवाल पूछ लेता है। प्रीलिम्स का मैंने सवाल भी दे दिया आपको यहाँ पे, कमेंट में बताना आंसर इसका, और यहाँ पे मेंस का आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने तीनों टॉपिक कवर कर लिए। अब समझते हैं हमने कौन-कौन से टॉपिक कवर किए, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एफएटीएफ को जाना, उसके बाद हमने जो है जीआईएचएस की जो एग्रीकल्चरल जो साइट्स खोजी गई हैं, उसको हमने जाना कि कौन-कौन सी साइट्स खोजी गई हैं। फिर जो हमने न्यूरोट्रोपिन ट्रैक्स है, उसके बारे में बात करी, किस तरीके से जो अल्जाइमर बीमारी हो गई ना, इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं, उसको कंट्रोल करने में ये काफ़ी हद तक ये सफल हो सकता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे अपनी तीनों न्यूज़ कवर कर ली हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।